अगर मैं क्रैक की बात करूं तो भैया क्या क्रैक है? सबसे पहला है कि हमें ना फैलाकर लिखना आना चाहिए एसएसटी में। हमारे नंबर इसी के हैं, जितना पेपर हमारा भरा हुआ दिखेगा उतना हमारा जो है नंबर हमें मिलेंगे। फैलाकर मतलब इलेबोरेट करके हमें लिखना आना चाहिए। अंग्रेजों, कुछ किसी लोगों को फैलाना समझ में नहीं आया होगा, फैलाना मतलब इलेबोरेट करके लिखना। भैया इसका कोई एग्जांपल दो, कैसे करना है? दूसरे पॉइंट पे अभी हम आएंगे, इस वाले पे, है ना? अभी हम इस वाले को समझते हैं। भैया फैलाकर कैसे लिखते हैं? मान लो हमारे जो नोट्स हैं, ठीक है, नोट्स में हम ऐसा तो नहीं है कि पूरी पूरी लाइन लिखते हैं, कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं नोट्स में। आपके पास नहीं है नोट्स, मैं प्रोवाइड करूंगा, टेंशन मत लो। नोट्स में हम क्या करते हैं? जैसे पहला पॉइंट है 59% जो है डच स्पीकर्स होते हैं जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, क्योंकि ये याद करना आसान होता है। नोट्स में हम ऐसा कोई इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे नहीं, हम पॉइंट्स लिखेंगे बस कि एक लाइन का एक पॉइंट हो गया, दूसरे में ऐसे ये तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया, ऐसे हमने कुछ पॉइंट्स याद कर रखे हैं। अब जब पेपर आता है ना तो उसको फैलाकर लिखना है हमें, सिर्फ इन पॉइंट्स को। कैसे? दिमाग लगाओ। देखो, सबसे पहला है, मान लो बोर्ड के एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आया 3 नंबर का। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम 3 पॉइंट्स तो हमें लिखने होंगे। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है 2015 का। डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन। अब भैया हमने तो सिर्फ ऐसे ऐसे पॉइंट्स याद कर रखे हैं, इसमें तो पूरे नंबर नहीं देगी मैडम। तो क्या करो? सबसे पहली ट्रिक जो सबको आती है, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज स्टेटेड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। एक लाइन तो हमने भर दी, ठीक है। ये कुछ क्रैक होते हैं, ये कुछ तरीके होते हैं जिससे कि हम ट्रिक्स होती हैं जिससे कि हम फैला सकते हैं अपने पेपर में। तो सबसे पहला तो हमें ये आता है, जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा ऐसा पहले लाइन लिखना, ये हमने लिख लिया। फिर उसके बाद पहला पॉइंट हमने लिखा, इट हैज 2 मेन लैंग्वेजेस, डच एंड फ्रेंच। भैया ये तो यहाँ पे लिखा ही नहीं था। अरे दिमाग भी तो खोलो थोड़ा, क्या लिखा है? 59% डच है, 40% फ्रेंच है और सिर्फ 1% ही जर्मन है। तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि 2 मेन लैंग्वेज हैं, कौन सी? डच और फ्रेंच। यही हमने यहां पे लिख दिया, इट हैज 2 मेन लैंग्वेजेस, डच एंड फ्रेंच। ऐसे दिमाग खोलना पड़ता है, ठीक है। ये कैसे समझ में आएगा, कैसे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे भैया, आगे आगे बताऊंगा। दूसरा पॉइंट हमने लिखा, ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन। ओए होए होए होए, इतना कुछ तो यहां पे लिखा नहीं है, पर ये कैसे लिख दिया? क्योंकि हमने दिमाग लगाया। कैसे लगाना है अभी आगे बताऊंगा। कि ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% जो है फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और स्पीक्स डच लैंग्वेज। देख रहे हो, सिर्फ इतनी सी लाइन को हमने 2 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद अनदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक्स फ्रेंच। यही वाली लाइन को हमने यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे लिख दिया। फिर अगली लाइन है 1% जर्मन स्पीकर, रिमेनिंग जो 1% है जी वो क्या कहते हैं, जर्मन स्पीक करते हैं। ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा लास्ट पॉइंट, बट इन ब्रुसेल्स, जो कि 80% फ्रेंच स्पीकर है। और यहाँ पे पर यहाँ पे आई बात, कैपिटल सिटी जो है ब्रुसेल्स की, ये तो हमें पता होगा, इसमें 80% जो है फ्रेंच लिखते हैं, फ्रेंच स्पीक करते हैं, और जो 20% है वो आपके डच लिखते हैं, डच स्पीक करते हैं। तो समझ में आ रहा है फैला के कैसे लिखते हैं? इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। मैं तुम्हें सिर्फ आइडिया दे रहा था, आपका मन है इसका स्क्रीनशॉट लेने का, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं। ऐसे करके हमें फैला के लिखना है। ये सबसे पहली चीज है जो सब्जेक्टिव में हमें आनी चाहिए, और ये मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी। कैसे करनी है बताऊंगा। ये हो गया पहला पॉइंट, ये पहला क्रैक का पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अब भैया फैला के तो लिख दिया, पर ये भी तो पता होना चाहिए क्या लिखना है, कहां से पढ़ें, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हम फॉलो करें। तो 2 चीजें हैं, सबसे पहला हमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी आनी चाहिए, पता होनी चाहिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। दूसरा, हमें यह पता होना चाहिए कि हमें 100 बुक नहीं उठानी, हमें मिनिमम मटेरियल चाहिए, बट वो मिनिमम जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो भैया ये कैसे मिलेगा और इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है? अरे यार ये मिटाना नहीं था। ये कैसे मिलेगा और इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, अब उस पर आते हैं हम, ठीक है। आज थोड़ी जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है आपके पास टाइम बहुत कम है। 3 सिंपल स्टेप्स है, ठीक है। ये मैंने बहुत बार डिस्कस भी कर रखे हैं, तो जल्दी जल्दी से बताऊंगा। सबसे पहले एक चैप्टर उठा लिया, ठीक है भाई। मान लो हमने ज्योग्राफी का चैप्टर उठा लिया है ना, या फिर इकोनॉमिक्स का चैप्टर उठा लिया हमने, लाइफ लाइन्स उठा लिया, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कोई भी एक उठा लिया। अब बात आती है उस चैप्टर को उठा लिया हमने, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उठा ली, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा, उस चैप्टर का ओवरव्यू हमें होना चाहिए। ओवरव्यू मतलब ऐसा नहीं कि उसको याद करना है, नहीं, हमें यह पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। तो इसके 2 ऑप्शन है, या तो आप बैठ के पूरी एनसीईआरटी रीड करो, जो कि इस समय आपके पास टाइम नहीं होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी नहीं रीड करेंगे, हम जो स्मार्ट थोड़ा सा तरीका यूज करेंगे वो होगा फ्लो चार्ट और जो बुकलेट के क्वेश्चंस हैं वो। अब भैया ये क्या 2 बला हैं, ये भी तो बताओ। सबसे पहली चीज फ्लो चार्ट। कैसे? जो आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी दिख जाएंगे, तो इसलिए उसकी टेंशन मत लेना, ये आपके नोट्स हैं। इन नोट्स में सबसे पहला जो होता है ना, वो एक फ्लो चार्ट होता है। तो आपका काम क्या होगा कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उठाई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उठाते ही सबसे पहले इस फ्लो चार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करो, आधा चैप्टर यहीं से समझ में आ जाएगा।
तो हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उठाई, मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा सबसे इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सबसे पहला टॉपिक होता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आएगा कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज कैसे लिंक्ड है, फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, ये चीजें होंगी, ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ गया। फिर इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन हुआ है इस चैप्टर में। फिर उसके बाद चैप्टर में बात करी गई है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की, फिर उसके बाद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की, फिर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की बात करी गई है। बस यही सारी चीजें, इसको फैला फैला के लिख रखा है चैप्टर में। तो हमें क्या हो गया, एक चैप्टर का ओवरव्यू हो गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद जो बुकलेट के क्वेश्चंस हैं, जो मैंने यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। फ्लो चार्ट से आपको ओवरव्यू हो गया, इतनी बात तो क्लियर है। तो हमें एनसीईआरटी रीड करने का टाइम नहीं है, हमने नहीं करी। दूसरा काम होगा हमारा नोट्स। नोट्स या तो आपने खुद बना रखे हो, आप कहीं कोचिंग में पढ़ते हो, या फिर आपका कोई जो भी है कहीं से आपको नोट्स मिल गए हो, बहुत अच्छी बात है, वहां से पढ़ो, आपको समझ में आ रहा है। तो नहीं समझ में आ रहा है, लास्ट ईयर भी बच्चों को दिए थे, लाखों बच्चों ने यूज करे थे। आपसे टर्म 1 में भी मैंने बच्चों को दिए थे, बहुत बच्चों ने यूज करे थे, बहुत क्या कितने 8-10 लाख बच्चों ने उसको डाउनलोड करा था। इस साल भी प्रोवाइड करें, इस बार भी प्रोवाइड करें, आप उसको ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो आपके पास टाइम नहीं है नोट्स रिवाइज करने का, नोट्स बनाने का, तो आप मेरे नोट्स लो, सारे आपको मिल जाएंगे। बहुत प्यारी लैंग्वेज में लिख रखे हैं, ठीक है, बहुत प्यारी हैंड राइटिंग में हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये आप देख सकते हो इधर। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, इस तरह से मैंने बना रखा है आपको, बहुत प्यारा प्यारा पूरे आईपैड में लिखे हुए। तो आप इसको देख सकते हो। बीच बीच में मैंने यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये भी बता रखा है कि कौन से ईयर में वो वाला क्वेश्चन या फिर वो वाला टॉपिक आया है। तो ये सब चीजें आपको पूरे नोट्स में मिल जाएंगी, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, सबके लिए हैं, बहुत प्यार से बनाए हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो पहला पॉइंट ओवरव्यू ऑफ चैप्टर ले लिया, बिल्कुल ले लिया। नोट्स याद कर लिए, बिल्कुल याद कर लिए। अब तीसरा काम क्या होगा, क्वेश्चंस करने। क्वेश्चंस के लिए सबसे पहला काम क्या होता है भाई, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हमने सबसे पहले इन टेक्स्ट के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा काम क्या होगा, इतना कर लिए मतलब कि हमें चैप्टर का याद होना शुरू हो गया है। अब याद होना शुरू हो गया है तो क्या करेंगे, पिछले साल जितने क्वेश्चंस आए हैं उस चैप्टर के वो करने हैं। अब भैया पीवाईक्यूज तो हमें ऐसे तो नहीं मिलते चैप्टर वाइज कहीं पे, या तो हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसा तो नहीं मैं खर्च करवाऊंगा आपका, मिनिमम पैसा खर्च करवाऊंगा आपका, ठीक है। तो पीवाईक्यूज आप सभी के लिए मैंने छाट छाट के ना चैप्टर वाइज निकाल दिए। जितनी मेरे पास थे 20 पिछले 10 साल के जितने पेपर थे, उनमें से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के कितने क्वेश्चन आए 10 साल में, सारे उठा के एक बार में डाल दिए। फिर उसके बाद लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन नेशनल इकोनॉमी के कितने क्वेश्चन आए, सारे पेपर में उठा के एक जगह डाल दिए। इस तरह से आप सभी के लिए 4-5 दिन लग गए मेरे को ये करने में, बट वर्थ इट है आप सभी के लिए। आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, नीचे अभी मत भागना, सब चीज़ लिंक आराम से बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहो पहले वीडियो। इस तरह से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना टर्म 2 के लिए चैप्टर वाइज मैंने बना दिए हैं। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मनी एंड क्रेडिट चैप्टर नंबर 3 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, 17वां 20वां क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये आपका जो उस पेपर में आया है, तो आप जाके वेरीफाई भी कर सकते हो, बट मेरे पे विश्वास है आपको, ठीक है। 27वां क्वेश्चन जो था, ये 3 क्वेश्चन आए हैं 2020 में, इसके आपको आंसर्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे, साथ में दे रखे हैं मैंने, ठीक है। पर ऐसे देखना मत, पहले इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर उसके बाद अगर नहीं आए तो नीचे आंसर है। फिर उसके बाद 2019 के जितने क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन आए हैं, वो 2 क्वेश्चन उसके 2 के आंसर्स। फिर उसके बाद आपके 2018 में कितने क्वेश्चन आए हैं, 1-2 क्वेश्चन उसके आंसर्स 17 में। फिर उसके बाद 16, 13, ठीक है, बीच में नहीं आए, वो 1-2 साल नहीं आए तो वाला मैंने हटा दिया है, 2011, इस तरह से। फिर उसके बाद अगला चैप्टर जो आ गया आपका, वो अगला चैप्टर आ गया यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के जितने क्वेश्चंस हैं, आपकी 22 पेज की ये पूरी पीडीएफ है। इस पूरी पीडीएफ में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड आप कर सकते हो। वीडियो को पहले पूरा सुन लो, फिर उसके बाद आगे जाना। तो ये बात आ गई आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले इंडेक्स क्वेश्चन कर लिया आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। फिर उसके बाद तीसरा काम क्या होगा, जब आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है, जिनके नहीं हुए वो जल्दी से कंप्लीट करो इस वाली स्ट्रेटेजी को यूज करके। फिर उसके बाद आपका काम होगा कि जितने हो सके आपके उस वाले के सैंपल पेपर्स आपने लगा लिए, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर हैं, बहुत बार बता रखा है मैंने ये चीज़, बेस्ट मेरे को ओसवाल के लगते हैं। टर्म 1 में भी बहुत अच्छे थे, बच्चे मेरे को मिले थे, बच्चों ने कहा था कि भैया आपने जो रिकमेंड करे थे वो काम आए। मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, मेरे को जो बेस्ट लगते हैं, जितनी मार्केट में 10 किताबें सारी ले रखी हैं, ये वाले बेस्ट हैं। आंख बंद करके आप जाके ले सकते हो, आपको बहुत बढ़िया लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इंटेक्स क्वेश्चन हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, ओसवाल हो गई। ये 3 चीजें से आपका क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके आगे कहीं नहीं जाना, कोई बुक नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक जगह खर्चा करवाया, क्योंकि ये मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए होती है, इसके लिए तो मैं नहीं जा पाऊंगा सैंपल पेपर्स बनाने के लिए, बट हाँ इनके बेस्ट हैं, ये आप देख सकते हो। ये सब चीजें फ्री में है, यहाँ पे थोड़ा सा पैसा लग सकता है, ज्यादा मैं नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 स्टेप। सबसे पहला ओवरव्यू ऑफ चैप्टर ले लिया, उसका फ्लो चार्ट पढ़ लिया। दूसरा आपका हो गया कि आपने जो मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपने, जो मैंने नोट्स दे रखे हैं वो आपने याद कर लिए। फिर उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन, पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर, ये आपका काम हो गया। बट भैया यहाँ पे एक चीज छूट गई, क्या,
एनसीईआरटी भी तो रीड करके जानी होती है। एनसीईआरटी में से बीच में से सवाल आ गए तो क्या करेंगे? इसके लिए भी सरप्राइज है, इसके लिए भी बहुत प्यारी चीज है। जो आपको टर्म 1 में दी थी वैसे ही टर्म 2 के लिए हमने बना दी है। क्या कहते हैं उसे? बुकलेट्स। ठीक है, तो बुकलेट में हमने एनसीईआरटी का सेक्शन दे दिया है। क्या है एनसीईआरटी का सेक्शन? ध्यान से सुनना। आप उठाओगे अपना, ये हमने क्या करा है ना, जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूं, पहले वाले बच्चों को पता होगा कि मान लो पॉलिटिकल पार्टीज ये चैप्टर है, ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का पेज है। इस एनसीईआरटी के पेज में से अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है जो कि आपको हिडन होगा, उसमें कहते हैं ना कि एनसीईआरटी पढ़ो और अंडरलाइन करो, कुछ चीज नहीं आ रही है तो वो अंडरलाइन मैंने तुमको करके दे दी है। ठीक है, मैंने तुमको करके दे दी है, तो तुम्हें अपने आप ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। आप जाओ इस वाली बुकलेट के चैप्टर वाइज, मैं आपको इसके भी पीडीएफ दे दूंगा लिंक में, तो आप जाओ। ठीक है, आपने क्या करा, ये वाला पेज उठाया, नीचे नहीं देखना, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन पढ़ा, ये क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है, नहीं आता तो नीचे आंसर है। ठीक है, यहाँ पे भी अंडरलाइन आंसर है, लास्ट में भी आंसर दे रखे हैं, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। आपको एनसीईआरटी टाइम है तो पढ़ो, नहीं टाइम है तो जितने क्वेश्चन मैंने हर एक पेज के ऊपर बना रखे हैं, इसे ना एक्टिव रिकॉल कहते हैं, इस जाऊंगा। बट इसमें ना जो जो बीच बीच में से जो छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके नोट्स के अलावा कोई और क्वेश्चन बन सकता है जो इसमें हिडन है, तो वो मैंने बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन करके ऊपर क्वेश्चन लिख दिया, इस पेज में से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर उसके बाद इस पेज में से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे बना के ऊपर लगा दिए, फिर उसके बाद तुम्हारे इस पेज में से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं बना के ऊपर रख दिया, फिर उसके बाद लास्ट में हमने आंसर दे दिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है, दिल से बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी है। और इसके बाद ना आपको बहुत अच्छी तरह एक चैप्टर कंठस्थ हो जाएगा। 3 स्टेप हैं, बहुत आसान से। सबसे पहला फ्लो चार्ट पढ़ लिया, फ्लो चार्ट पढ़ने के बाद आपने नोट्स याद कर लिए, नोट्स याद करने के बाद आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। फिर उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो जाए 5 मिनट लगेंगे इस वाली पीडीएफ में आना, ऊपर से क्वेश्चंस देखना, याद है ठीक है, नहीं याद है एक बार याद करे, आगे बढ़ा। ये है अपनी स्ट्रेटेजी, बस इसके अलावा कहीं कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं पैसे खर्च करने, कुछ नहीं करना। ठीक है।